जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर पेंशन कम्यूटेशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 10 या 12 साल करने की चर्चा जोरों पर है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम की कॉपी है जिसमें इस मुद्दे पर सरकार का ताजा रुख और अदालती फैसलों का जिक्र है। आज मैं इसी लेटर का बारीकी से विश्लेषण करूंगी ताकि आपको सही स्थिति का पता चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को हाइप जरूर से करिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को ज्वाइन करना ये आपकी इच्छा पर है, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उस मेमोरेंडम की। तो सबसे पहले देखते हैं इस मेमोरेंडम का विषय। देखिए, सबसे पहले इसी के बारे में बात करनी है कि ये लेटर क्यों जारी हुआ है। इसका विषय है पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष या उससे कम करने का अनुरोध। कैबिनेट सचिवालय ने 15 जनवरी 2026 को एक नोट भेजा था जिसमें ऑल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन की उस मांग का जिक्र था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए 15 साल बहुत लंबा समय है और इसे कम किया जाना चाहिए। यानी जो कम्यूटेशन का पैसा 15 साल तक कट रहा है, ये 15 साल की अवधि बेहद ही ज्यादा है। तो अब इस पर सरकार का जवाब और सरकार की जिम्मेदारी समझना भी बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो देखिए, सरकार का पक्ष समझिए इस पर। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने साफ किया है कि हालांकि देखिए पेंशन के कई नियम जो है वो वही बनाते हैं, लेकिन कम्यूटेशन की बहाली की अवधि यानी कम्यूटेशन पीरियड को कम करना जो है केंद्रीय वेतन आयोग इसकी सिफारिशों का परिणाम होता है। यानी ये फैसला सीधे उनके हाथ में नहीं बल्कि कमीशन की पॉलिसी पर निर्भर करता है। अब इस पर देखिए कुछ इस मेमोरेंडम में पुराने अदालती फैसलों के बारे में, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो इसको देखिए, इसके बारे में भी जानना हमें बेहद ही जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के के कुछ ऑर्डर की यहाँ पर बात करते हुए कहा है कि कॉमन कॉज सोसाइटी बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज दर और मृत्यु दर जैसे कारकों को देखते हुए 15 साल की अवधि को सही ठहराया था। दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने भी पेंशनर्स की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कम्यूटेशन टेबल को बदलने की मांग की गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मामला, देखिए जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में सोशल मीडिया में काफी छाया हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए पॉइंट 3.2 में है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नवंबर 2024 में एक आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि वे सरकार को कोई सीधा निर्देश तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि देखिए राज्य सरकार इस मामले में आवश्यक कदम तेजी से उठाएगी। यहाँ पर एक बात यहाँ पर कहना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि गुजरात के समेत कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने जो कर्मचारी हैं, अपने जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए कम्यूटेशन पीरियड को ऑलरेडी कम कर दिया है। ऐसे में देखिए कोर्ट का भी मानना है कि कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को ऐसे फैसले लेनी चाहिए। कोर्ट को ये उम्मीद है कि राज्य सरकारें जो है वो अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के बारे में सोचेगी और आवश्यक कदम तेजी से उठाएगी। लेकिन लेटर के अंत में देखिए यानी पॉइंट 3.3 में सरकार ने फिर से वही बात दोहराई है कि कम्यूटेशन की बहाली की अवधि का मामला सरकार द्वारा ही तय किया जाना है और फिलहाल पुराने नियम यानी 15 साल तक जो कम्यूटेशन का पैसा कट रहा है इसी को आधार माना जा रहा है। तो देखिए इस पूरे लेटर का सार यही है कि पेंशनर्स एसोसिएशन जो है 10 साल की मांग तो कर रहे हैं, मामला अदालतों में भी गया है, ये भी सही है, लेकिन अभी तक सरकार ने 15 साल की समय सीमा को घटाने का कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया है। जैसे ही इस पर कोई ठोस फैसला या अधिसूचना आती है, मैं तुरंत आपको इसके बारे में सूचित
कर दूंगी। तो किसी भी भ्रम में ना रहे और केवल आधिकारिक पत्रों पर ही भरोसा करिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में मैसेज घूम रहे हैं जहां कम्युनिकेशन पीरियड को लेकर गलत गलत जानकारियां घूम रही हैं। तो ऐसे में हमें इसके बारे में ये जानना कि अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है, ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। और ऐसी सारी सही सही अपडेट आपको सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन रखना है। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देखिए। तो सबसे पहला कमेंट है जहां हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैंने 2025 15 अक्टूबर में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट किया था। पेमेंट कब तक आएगा? और आरएसबी जेएसबी से ये जो है अप्रूव हो गया है। देखिए सर, अगर ये अप्रूवल हो गया है इसका मतलब है कि आपने बिना किसी गलती के जो ये फॉर्म वगैरह है उसको फिलअप किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपलोड कर दिए हैं। तो अभी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और यहाँ अभी सिर्फ केएसबी से अप्रूवल होना बाकी है। जैसे ही हो जाएगा इसका भुगतान होगा। उम्मीद ये होती है कि देखिए जो नए फॉर्म होते हैं जो आप भरते हैं उसका भुगतान अमूमन फरवरी और मार्च में होता है। तो अभी आपको 2025 में आपने भरा है, तो 2026 में अगर ये पैसा नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे इसका भुगतान शुरू होगा मैं वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम 2006 के पहले वाले प्रीमेच्योर रिटायरीज हवलदार को कोई सर्कुलर लागू होता है? कृपया इसके बारे में बताइए। देखिए सर, 2014 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होकर आए हैं, यानी ऑन रिक्वेस्ट रिटायर हुए हैं, उनको पीएमआर की श्रेणी में नहीं लाया जा रहा है। वो नॉर्मल पेंशनर्स के लिए ही है। और अभी जो ओआरओपी का भी मामला है, ऐसे में भी देखिए ओआरओपी तो सभी को लागू है, चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं 2006 में आए हैं, उससे पहले आए हैं, सभी को ये ओआरओपी मिला है। सिर्फ 2014 के बाद जो रिटायरीज आए हैं, जो पीएमआर आए हैं, उन्हीं को जो है उन्हीं के साथ ये दिक्कत हो रही है। और ऐसे में सर्कुलर की भी अगर बात करूं तो सिर्फ ओआरओपी का सर्कुलर ही उसको लागू नहीं है, यानी ओआरओपी के तहत ही उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हो रहा। बाकी सभी सर्कुलर उनको लागू है। 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है, अभी 8वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। और आपको भी जैसे कि आपने लिखा है कि 2006 में आप रिटायर होकर आए हैं, आपको भी हर एक सर्कुलर लागू है जो हमारे डिफेंस के पेंशनर्स के लिए जारी होते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे फादर 2003 में ऑनरी हवलदार से रिटायर हुए हैं, उन्हें नायक मिला है, उन्हें ऑनरी का प्रॉफिट मिलेगा? देखिए एक डिपेंडेंट ने ये कमेंट किया है और शायद सही तरीके से ये कमेंट नहीं लिखा है। मैं जैसे कि इनको समझ पा रही हूँ, नायक रैंक से इनके पिताजी रिटायर थे 2003 में और इनको ऑनरी मिली है, यानी ऑनरी हवलदार की अभी जो है पेंशन मिल रही है। तो देखिए अगर पेंशन में डिफरेंस होगा, बेसिक में डिफरेंस होगा तो बिल्कुल मिलना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिए ओआरओपी 3 की टेबल में कि नायक में और ऑनरी हवलदार की जो बेसिक पेंशन है क्या उसमें कोई फर्क है। ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क होगा, पर मैंने इसको चेक नहीं किया है। पर अगर फर्क है तो ये आपको जरूर से मिलना चाहिए। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि 2003 के रिटायर हवलदार को कितने साल सर्विस किया तो ऑनरी नायब सूबेदार मिल सकता है? देखिए सर, हवलदार रैंक से रिटायर है और उनको ऑनरी मिली हुई है, चाहे सर्विस में रहते हुए मिली है, चाहे रिटायरमेंट के बाद मिली है। अगर उनको अपने किसी स्पेशल ऑपरेशन में हिस्सा लेने की वजह से या ऑनरी मिली है, तो जो है उनको ऑनरी नायब सूबेदार का जो है उसके हिसाब से उनकी पेंशन में रिवीजन होगा या बेसिक उसके हिसाब से होगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप ये अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि हवलदार रैंक के हैं पेंशनर्स, रिटायर हैं हवलदार रैंक से और कितने साल सर्विस होगी तब नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, अगर ये जानना चाहते हैं तो 2003 में जैसे कि आप रिटायर होकर आए हैं, अगर 30 साल की सर्विस पूरी है तो नायब सूबेदार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या हवलदार रैंक में अगर 10 साल कंप्लीट कर दिए हैं तो आप जो है एसीपी के तहत नायब सूबेदार के लिए कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। बाकी ऑनरी जो है ये रिकमेंडेशन के हिसाब से मिलती है, यूनिट की तरफ से जो नाम वगैरह जाते हैं उस हिसाब से मिलती है। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।